हमारी आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे, जैसे भाई आपको झंडा दिख गया होगा शुरुआत में, चाइना के बारे में टॉपिक होने वाला है और टाइटल भी आपने पढ़ ही लिया है। तो आज हम बात करेंगे चाइना की पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी के बारे में। चाइना की वर्ल्ड की क्या डोमिनेंस है उनकी आर्मी की, और क्या उसका फ्यूचर होने वाला है, उनकी हिस्ट्री जानेंगे, क्या उनका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट है, इंडिया कैसे इनको काउंटर करेगा और क्या आगे होगा। मेरा नाम है अतुल पवार और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक होने वाला है। आपको इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। ये देखिए, ये है रियूटर्स का आर्टिकल। रियूटर्स आप में से बहुत लोग जानते होंगे, यूके की न्यूज़ एजेंसी है और वर्ल्ड की बेस्ट न्यूज़ एजेंसी में से एक है। इनके रिपोर्टर्स कुछ ना कुछ प्राइज जीतते रहते हैं आए दिन। कभी पुलिट्जर जीत लेते हैं, कभी कुछ जीत लेते हैं। तो ये सब कुछ इनके बारे में फेमस है। रियूटर्स की एक इन्वेस्टिगेशन अभी आर्टिकल आया था, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा था एक रिपोर्ट में कि चाइना कैसे रिप्लेस कर रहा है अमेरिका को एज एशिया मिलिट्री टाइटन। यानी चाइना कैसे अमेरिका की डोमिनेंस एशिया में कम करता जा रहा है और अपनी डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के इसमें रूल में चाइना कितना ज़्यादा मिलिट्री पावरफुल हो गया है और कितने दिनों में चाइना अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके बाद चाइना की मिलिट्री पावर को सीरियस लेना शुरू करा। पेंटागन की भी इसके बाद ही रिपोर्ट आई और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। एक आर्टिकल आप और देख लीजिए, ये है डेमोक्रेसी। ये इंडिविजुअल न्यूज़ आउटलेट है, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा दुनिया में बात चलती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको इनके मिल जाएंगे। इनका भी इन्होंने भी एक कुछ दिनों पहले एक आर्ग्यूमेंट की तरह से एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उसने बताया कि चाइना की मिलिट्री एक रियल थ्रेट है। इसको इग्नोर ना करके हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन करें और जल्दी से जल्दी इसको ले। अब आप सोचेंगे यार, हमें तो पता है चाइना की मिलिट्री थ्रेट है, तो वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज़्यादा एक्शन क्यों नहीं ले रहे। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज इतनी दूर है। दूसरी बात, जब पे तक आप पे कोई अटैक नहीं होता, आप पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तब तक आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। आपको पता होगा टेररिज्म एक अब बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुका है वर्ल्ड के लिए। लेकिन आपको पता है 2001 तक हम टेररिज्म से पीड़ित थे। हमको लग रहा था कभी हमारे यहाँ पार्लियामेंट में अटैक हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही। अमेरिका इन पे कुछ कहता नहीं था। और तो और व्हाइट हाउस में तालिबान के जो टेररिस्ट थे वो घूम के आए थे। लेकिन जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तो अमेरिका ने एकदम से सीरियस लेना इसको शुरू किया। अफगानिस्तान में घुस गए अमेरिकन और भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सरकार गिरा दी, वहाँ पे तालिबान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। उससे पहले इन्होंने, जब इंडिया ने कहा कि यार ऐसे ऐसे हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ आ रहे हैं, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे आप समझे होंगे। अब हम आज बात करेंगे हम पीएलए के बारे में। मैं टॉपिक में थोड़ा डीप चला जाता हूँ और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ, उसके लिए सॉरी, पर फिर भी लेक्चर अच्छा होना चाहिए। पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी के बारे में। ये क्या है? इसके ये है चाइना की नेशनल आर्मी। जैसे हम कहते हैं अपनी आर्मी को इंडियन आर्मी, वैसे ही इनकी पूरी आर्मी का नाम है पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम और कैसे ये मॉडर्नाइज हुई इसके बारे में। और इसके फैक्ट्स तो लिखा ही है भाई यहाँ पे। ये नेशनल, जब देखिए वर्ल्ड में 1929 में इसका जन्म हुआ। 1929 जब 20th सेंचुरी के इस मिड में आके क्या चल रहा था, 1919 में आपको पता होगा यूएसएसआर का संगठन हो गया था और इंडिया तो अपनी लड़ ही रहा था इतने दिनों से इंडिपेंडेंस की लड़ाई। तो क्या हुआ, वर्ल्ड में ये होने लग गया कि भाई अब तो ऑटोक्रेसी रूल को खत्म करना है और पीपल का रूल लेके आना है। अब वो चाहे कम्युनिज्म तरीके से हो या फिर डेमोक्रेटिक, सबको ये लगा हुआ था। तो इसमें भाई चाइना भी कैसे पीछे रहता। तो 1929 में चाइना में एक आदमी है, उसके बारे में आपने सुना होगा, चेयरमैन माओ। इस बंदे ने यहाँ पे इस आर्मी का संगठन किया और ये आर्मी इन्होंने बनाई थी ताकि चाइना में कम्युनिज्म आ सके। ये इन्होंने बेसिकली उस टाइम पे कहा था पीपल रूल। पहले तो 2-3 हजार बंदे थे इसमें, लेकिन बाद में ये लाखों में संख्या गई और अल्टीमेटली एट द एंड इन्होंने चाइना में अपना रूल स्थापित कर ही लिया। चेयरमैन माओ की काफ़ी ज़्यादा फिलोसफी बुक है और इनकी फिलोसफी पे ही चाइना काम करता है। बाद में जाके कुछ चीज़ें बदली हैं। आज तो आप मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। चाइना तो, इनको चेयरमैन माओ तो कहते थे कि भाई पूरा का पूरा कम्युनिस्ट हो, रियल प्योर कम्युनिस्ट बने, पर नहीं, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है चाइना में भी। अब आप एक चीज़ देखिए, आप
आर्मी इकट्ठी कर लीजिए, आप इंडिया में कह दीजिए कि हमको बंदे चाहिए लड़ाई के लिए बॉर्डर पर, तो कोई भी आ जाएगा। अब कोई छोटा आ जाए, कोई ज़्यादा लंबा आ जाए, किसी के पैर में डिफेक्ट हो का, और वो छोड़िए, आप किसी को कुछ आता ना हो, किसी को लड़ना ना आता हो, किसी को गन पकड़नी ना आती हो, तो इस वजह से आर्मी क्या लेती है, टेस्ट लेती है। हर डिफेंस फोर्सेस टेस्ट लेती है, और टेस्ट लेने से भी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, मॉडर्नाइज करती है अपनी आर्मी को। तो इनको मॉडर्नाइज करने में जो मदद की थी वो की थी यूएसएसआर ने। 1950s में इनकी पूरी आर्मी को इन्होंने मॉडर्नाइज किया। अब आप कहेंगे भाई यूएसएसआर ने इनमें अपना पैर क्यों डाला, क्यों यूएसएसआर ने फालतू खर्चा करा इनको मॉडर्नाइज करने में। देखिए, उसके लिए भी आपको हिस्ट्री में जाना होगा। उस टाइम पे चल रहा था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और चाइना के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोल्ड वॉर में क्या था, ये चाहते थे डेमोक्रेटिक रूल आ जाए यूएसए वाले, और चाइना चाहता था कि भाई कम्युनिज्म आ जाए, यानी चाइना की तरह यूएसएसआर इस चीज़ को चाहता था। सॉरी मैं चाइना बोल गया, लेकिन यूएसएसआर चाहता था कि कम्युनिज्म आ जाए और यूएसए चाहता था कि डेमोक्रेसी रूल आ जाए। तो इन दोनों की अलग अलग चाहत थी, तो इनके बीच में युद्ध चल रहे थे। डायरेक्टली कभी युद्ध नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। वियतनाम में देखा होगा आपने, वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में सुना होगा, काला धब्बा है अमेरिका के ऊपर। वो इतने बॉम्ब दुनिया में कहीं नहीं गिरे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं गिरे थे जितने वियतनाम में अमेरिका ने बॉम्ब गिरे थे। और फिर भी एट द एंड हार गए थे वहां से, जो कि एक बड़ा लेसन था पूरी दुनिया के लिए। तो एक कोल्ड वॉर का टाइम है। अब यूएसएसआर ने क्या करा, चाइना को हेल्प किया कि आप अपनी आर्मी मॉडर्नाइज कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई एक कम्युनिस्ट कंट्री है और इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक बन रहे हैं ये मॉडर्नाइज। और डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल सेट हो, तो इसलिए इन्होंने इनको मॉडर्नाइज किया। हालांकि बाद में इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, लेकिन जब तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकी हेल्प की। अब और फैक्ट जानिए आप। अब हम बात करते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में इनकी आर्मी में 2.3 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स हैं, जो कि इन्हें बनाता वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी। अब आप कहेंगे भाई हमने तो अभी अभी आर्टिकल पढ़ा था, कुछ वीडियोस भी देखे थे, इंडिया की सबसे बड़ी आर्मी है। तो अगर आपने वो आर्टिकल ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से आपने उस बारे में जाना हो, तो आपने देखा होगा इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी है, लेकिन एक्टिव आर्मी नहीं है हमारे पास। रिजर्व्ड आर्मी मिला के हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है। एक्टिव का मतलब है कि हमारी आर्मी लड़ने के लिए एकदम तैयार होनी चाहिए, और रिजर्व, हमारे पास रिजर्व और एक्टिव मिला के टोटल बड़ी आर्मी है। लेकिन इनके पास एक्टिव ही आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी है, रिजर्व ट्रूप्स हमारे मुकाबले इनके पास कम है। अब हम टैंक्स की बात कर लेते हैं। देखिए टैंक्स क्या होते हैं। टैंक्स यूज करते हैं आप किसी भी युद्ध में इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तोपें। इनके पास 13,050 टैंक्स हैं। इंडिया के पास 4,184 टैंक्स है। मैंने एक डिफरेंस के लिए दिया ताकि आपको आइडिया लगता है कितनी इंपॉर्टेंट आर्मी है और कितनी ज्यादा पावरफुल। मतलब आप मान लीजिए 3 गुना ज्यादा डिफरेंस इंडिया के और इनके बीच में, 3 गुना ज्यादा डिफरेंस है। तो इन चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी, इनके टैंक्स काफी ज्यादा मॉडर्नाइज है। हम अब भी पुराने लेके घूम रहे हैं टैंक्स, हमारे पास अब भी बहुत पुराने पुराने टैंक्स है। अरे कारगिल में जो हमने यूज करे थे ना उस टाइम पे टैंक्स, वो भी हम अब भी लेके बैठे हैं। हम मॉडर्नाइज कर ही नहीं रहे। अब वो एक बहरहाल अलग टॉपिक है। अब आर्मर्ड व्हीकल, आपने आपके सामने पिक्चर आ गई होगी। आर्मर्ड व्हीकल है ये, इनके पास है 40,000 आर्मर्ड व्हीकल, और हमारे पास कितने हैं 2,815। अब आर्मर्ड व्हीकल क्या होता है, अगर आप में डिफेंस करते हैं फॉलो तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मानिए यहाँ पे युद्ध चल रहा है और आपको यहाँ पे सोल्जर भेजने हैं, लेकिन आपको डर है कि जो एनिमी आर्मी है वो आपके सोल्जर को मार गिराएगी। तो आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं आर्मर्ड व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सोल्जर्स को इधर से उधर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजिंग आर्मर्ड व्हीकल। तो ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं श्योरली, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपका युद्ध चल रहा हो ऑन द लैंड। अब इस इंपॉर्टेंट रोल में देखिए हम कितना पीछे, अगर युद्ध होता है तो हम कितना ज्यादा मात खाएगी हमारी आर्मी इस टाइम पे। ओवरऑल पोजीशन, चाइना 3rd नंबर पे आता है वर्ल्ड में लार्जेस्ट आर्मी, और इनकी लैंड आर्मी में हम 4थे नंबर पे आते हैं। पहले दूसरे पे आपको पता होगा यूएसए एंड रशिया। अब इन दोनों की पोजीशन में भी यूएसए नंबर 1 है। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, ये तो 3 और 4 का डिफरेंस है ना, यूएसए और रशिया में इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इनकी रैंक्स में, लेकिन 3-4 में हम बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके बैठे हैं। हमारी आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट की अब भी कमी है।
अब हम बात कर लेते हैं एयर पावर की, वायुसेना की अब हम बात करेंगे। इनकी टोटल स्ट्रेंथ है 4000। अब 4000 में आप ये मान लीजिए इनके सारे प्लेन्स आ जाते हैं, जितने भी इनके फाइटर प्लेन्स हैं और भी सारी चीज़ें इनकी आ जाती है एयर पावर में। अब 4000 में ये मत मान लीजिए कि 4000 प्लेन है टोटल हमला करने वाले हैं। 4000 में ट्रांसपोर्ट प्लेन भी होते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, ये सब चीज़ें अप्रोक्स हैं क्वांटिटी। आखिर चाइना रिवील तो करता नहीं है असली, पर अप्रोक्स इतना ही मान के चल रहे हैं। थर्ड रैंक है इनकी वर्ल्ड में और हमारी चौथी रैंक है और 2000 है हमारे पास अप्रोक्स। फिर से वही चीज़, हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। MiG-21 लेके बैठे हम, कभी भी क्रैश हो जाता है वो, छोड़ नहीं रहे हम उसका पीछा। सेकंड और थर्ड जनरेशन के भी अब भी लेके बैठे हैं हम एयरप्लेन। फाइटर्स 1232, 538, सीधा डबल आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। अब फिफ्थ जनरेशन, ये फिफ्थ जनरेशन क्या है, ये एयरक्राफ्ट फिफ्थ जनरेशन क्या है? देखिए, जैसे आप विंडोज देखते हैं या फिर आप मान लीजिए कंप्यूटर की जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हर जनरेशन एक दूसरे से बेहतर होती है। फर्स्ट सेकंड से बेहतर होगी, सेकंड थर्ड से बेहतर, थर्ड फर्स्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर। तो ऐसे ही प्लेन्स में भी एक तरह की जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन आपको एयरक्राफ्ट प्लेन्स वो मिलेंगे फाइटर जो आपने वर्ल्ड वॉर 2 में देखे, मूवीज देखी होगी आपने, उनमें आपको मिलते थे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको मॉडर्न मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मॉडर्न आज फिफ्थ जनरेशन है। तो अब जो है फिफ्थ जनरेशन के इनके पास एयरक्राफ्ट है J-20, जो कि इन्होंने खुद ही डेवलप किया है। इंडिया के पास बेस्ट जो इनका है वो रफाल है, अभी अभी हमारे पास आया है डेसोल्ट का। इसकी जनरेशन फिफ्थ नहीं है, ये 4.5 जनरेशन का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है। लेकिन कुछ क्वांटिटी इसकी J-20 से अच्छी है। J-20 पूरी तरह से रिवील नहीं है, पर J-20 को ये कहते हैं कि इनका J-20 हम रफाल को आराम से हरा देगा। हालांकि पूरा का पूरा उन्होंने कॉपी मारा है F-22 रैप्टर से, पर वो अलग चीज़ है। अब ये कॉपी तो मारते ही रहते हैं सबसे। अटैक हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है। 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स है इनके पास। अटैक हेलीकॉप्टर जैसे हमने देखे होंगे टाइगर्स, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़। चिनूक नहीं है अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। कभी आप ये सोचने लग जाए चिनूक भी मिसाइल छोड़ देता है, चिनूक ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। इंडिया के पास 23, रैंक 28। अब अटैक हेलीकॉप्टर से मान के चलिए अगर हमारे अटैक हेलीकॉप्टर वहाँ पे जाएंगे तो क्या हाल होगा उनका युद्ध में उस टाइम पे। ये बहुत बुरी हालत है यहाँ पे हमारी एयर पावर में। थर्ड और फोर्थ, इनकी रैंक थर्ड है, हमारी रैंक फोर्थ है। पर इजराइल यहाँ पे डिस्प्यूट में आ जाता है। देखिए, इजराइल की कहते हैं इजराइल चाइना से थोड़ा कम है लेकिन इंडिया से पावरफुल है। लेकिन कभी कभार कहते हैं कि इंडिया से कम पावरफुल है इनकी एयरफोर्स, लेकिन फिर भी इनकी रैंक बीच में पड़ती है इन दोनों के। 3.5 में इनकी रैंक पड़ जाती है। बड़ा डिफरेंस एयरफोर्स में भी हमारी हमारी देखिए, हमारी मैन पावर एकदम बेहतर, सबसे अच्छी मैन पावर है हमारे पास। लेकिन हमारी मैन पावर कब तक काम करेगी? इक्विपमेंट की कमी रह जाती है हमारे सोल्जर्स को, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है। देखिए, 1999 में आपको पता है कारगिल हुआ था, लेकिन कारगिल के बाद, कारगिल में हम जीते थे, लेकिन कारगिल से अब तक कितना ज़्यादा हमने डेवलप किया अपनी आर्मी को, वो मैटर करता है। अब एक देखिए, ये एक बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने आती है, डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट है। पेंटागन ने अभी अभी एक रिलीज करी है एक अपनी रिपोर्ट। अब तक हमने एयरफोर्स की बात कर ली है, लैंड पावर की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे नेवी की, जो कि है मेन कंसर्न। इनकी नेवी कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अभी अनक्लासिफाइड स्टडी ये दिखाती है कि चाइना के पास अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है और अपने न्यूक्लियर जो इनके आर्सेनल है, न्यूक्लियर जो इनके हथियार है, उनको ये डबल करने की सोच रहे हैं। और चाइना के पास अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है इवन फॉर यूएस। नेवल पावर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी पेंटागन के हिसाब से। और देखिए, अभी इनकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी अभी भी यूएस से है। लेकिन ये कहा जा रहा है डिकेड के एंड तक इनके पास होगी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेवी। और ये वर्ल्ड की ऐसी इतनी ज़्यादा पावरफुल नेवी आज तक ना तो कभी वर्ल्ड में बनी और ना बन पाएगी, क्योंकि नेवी पे चाइना काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है।
अरे आखिर ये देखिए चाइना का, जैसे आप ये मैप मान लीजिए, मतलब इस तरह का कुछ, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ जापान है, इनके बीच में डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं। तो इनकी नेवी इतना पावरफुल करना चाह रहे हैं कि इंडियन ओशियन तक पूरा इनका राज हो। उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे कंपटीशन हमारे और चाइना के बीच में नहीं रहेगा, बल्कि उस टाइम पे जो कंपटीशन है इनका हो जाएगा यूएस के साथ। ये बड़ा कंसर्न है। और इनकी जो नेवल पावर है वो हमको कभी ना कभी धमकाती रहती है। देखिए क्या हुआ था, ये आर्टिकल देख लीजिए आप, दिसंबर 4 2019 का ये आर्टिकल है। इनका एक चाइनीज वेसल हमारे यहाँ घुसाया था। ये कुछ ना कुछ जासूसी के लिए हमारे यहाँ वेसल भेजते ही रहते हैं। और इसका जो वेट था 3071 टन, मतलब बड़ा व्हीकल था, छोटा नहीं था। शियान 1 नाम था इसका। इनको हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि हम, नेवी चीफ ने कहा कि हमें धमकी देनी पड़ी जब इन्होंने अपना वेसल वापस भेजा है, वरना ये घुस आए थे हमारे यहाँ पे। तो देखिए अब नेवल पावर जब इनकी इंक्रीज हो जाएगी यूएस से भी ज़्यादा, तो भाई इंडियन ओशियन पे फिर इनका एक्सेस होगा। अभी हमारा नेवल पावर हमारी डाउन है काफ़ी ज़्यादा इनके मुकाबले तो अब भी डाउन है। अब मेन जो कंपटीशन चल रहा है वो यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है नेवल पावर में। हम नेवल पावर में भी नहीं कर रहे स्टैंड। आपको मैं इसी चीज़ से बता देता हूँ कि अभी कह रहे हैं कि 12 इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना के पास, और हमारा तो भाई अभी दूसरा बन ही रहा है कोचिन शिपयार्ड में। बताइए क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकते हैं तो। कोचिन शिपयार्ड में हमारा दूसरा तो बन ही रहा है, उनके पास 12 है, तो बड़ा डिफरेंस है भाई। और दूसरे बात, इनके पास एक मिसाइल भी है जो कि हमारे पूरे के पूरे उसको एयरक्राफ्ट कैरियर को फोड़ सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा कंसर्न लेना होगा। फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर में होगा, क्या इम्पैक्ट होने वाला है वर्ल्ड पे इसका। यूएस को ये रिप्लेस कर देंगे और वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बन के उभरेंगे अगर यही हालत रहती है वर्ल्ड की, अगर यूएस भी ऐसे इग्नोर करता है इनको। और ये आपको पता है इनके बड़े खराब रिलेशन है यूएस के साथ, हमारे साथ, इंडिया के साथ, जो कि बड़े एक स्केल वॉर में बदल सकता है, वर्ल्ड वॉर 3, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो अगर यही रिलेशन रहते हैं, अगर मान के चलिए इंडिया के साथ भी इनके खराब रिलेशन है, यूएस के साथ भी इनके खराब रिलेशन है, जापानीज के साथ भी इनके खराब रिलेशन है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उनका मामला अलग ही है, वो तो जहाँ पैसे दोगे वहाँ चले जाएंगे। उनके साथ खराब रिलेशंस है सबके साथ। रशिया भी खैर इनकी साइड जा रहा है, रशिया के साथ इनके खराब रिलेशन नहीं होते दिख रहे, वो स्ट्रोंग ही होंगे धीरे धीरे। तो इन क्या होगा, एक स्केल, वो एक स्मॉल स्केल वॉर शुरू होगी पहले 2 कंट्रीज के बीच में। और ऐसे टाइम पे अलायंसेस होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में आपने सुना होगा, अलायंसेस हुए थे उस टाइम पे, तभी तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। तो अलायंसेस हो जाते हैं, इंडिया ने भी काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ अलायंसेस कर रखे हैं, तो उस टाइम पे एक वॉर होने की संभावना पूरी रहेगी। और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेपन एक्सपोर्टर बन सकते हैं कमिंग फ्यूचर में। मतलब अभी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, सबको पता है, अमेरिका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है अपने वेपन। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका की पकड़ कम होती जाएगी, और एशिया में तो ये अपनी पकड़ बढ़ा ही रहे हैं। तो ये बन जाएंगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेपन एक्सपोर्टर। और वेपन एक्सपोर्टर से अमेरिका क्यों है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि वेपन ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से उनका मेन जो है खर्चा निकल के आता है। तो अगर ये वेपन एक्सपोर्टर बन जाते हैं, ये देखिए और यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये बन जाएंगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेपन एक्सपोर्टर, वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट भी। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या इंडिया के पास क्या सिचुएशंस है, क्या हम कर सकते हैं, और क्या हमें करना चाहिए इससे निपटने के लिए। सबसे पहले क्वाड को हमें, क्वाड क्या है आपको पता होगा, रिसेंटली न्यूज़ में था। क्वाड क्या है, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक अलायंस है। अभी ये अलायंस इन तीनों कंट्रीज के बीच में और अगर हम इसको अलायंस को मिलिट्री अलायंस में बदलने में कामयाब हुए, यानी इंडिया पे हमला तो जापान पे हमला, जापान पे हमला तो इंडिया पे हमला, अगर हम 4 कंट्रीज मिलिट्री अलायंस बन गए तो हम काउंटर कर पाएंगे चाइना को। भाई कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन ये 4 कंट्रीज की आर्मी देख रहे हैं आप, अमेरिका की और इंडिया की आर्मी,
तो आराम से काउंटर कर लेंगे हम उस टाइम पे, अगर हम इसको पावरफुल बना पाए। दूसरा स्टेप क्या है, क्वाड के जैसे हमें इनके जो एनिमीज हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए। जैसे इनके एनिमी कंट्रीज ताइवान हो गया, मंगोलिया हो गया। अरे देखिए, चाइना का मैप खोलते हैं, ये रहा चाइना, जितने भी आसपास इनके कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी इनके लैंड डिस्प्यूट्स है, और पाकिस्तान ने इनको दे दी लैंड, कह रहा मोज लो आप, हम कुछ नहीं कह रहे आपको। अब तो वो तो इनका चेला है खैर। तो इनके सबके साथ लैंड डिस्प्यूट्स है A to Z। तो अगर हम उनके साथ भी अलायंसेस साइन कर ले तो हम बना लेंगे एक परफेक्ट अलायंस इनके एनिमी कंट्रीज के साथ, और चारों तरफ से हम इन्हें घेर सकते हैं। पर हम डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं हम। अब तक ये देख लीजिए आप, तिब्बत का ही नहीं उठाते। तिब्बत के एग्जाइल्ड प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ रहते हैं, कैबिनेट उनकी यहाँ रहती है, पर हम कोई सवाल उठाते नहीं है। हम उनका नाम भी नहीं लेते। हम दलाई लामा का नाम लेने में भी डरते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, इतना डर लगता है उन्हें कि दलाई लामा का नाम लिया तो वर्ल्ड में अलग ही वो हो जाएगा, चाइना हम पे हमला ना कर देगी, ये वो, इन चीज़ों से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जब हम मिलिट्री कंपैरिजन कर रहे थे तो आपको दिख गया होगा, अपग्रेड करनी होगी हमें अपनी मिलिट्री, जितनी ज़्यादा हम अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 फ्रंट वॉर भी लड़नी है। अब 2 फ्रंट वॉर से आप कहेंगे क्या मतलब है? देखिए, 2 फ्रंट वॉर का मतलब है, अभी आप न्यूज़ में भी देखा होगा आपने, इंडिया की डिफेंस फोर्सेज ने 15 डे इंटेंस 2 फ्रंट वॉर के लिए एम्यूनिशन लिया। क्या है 2 फ्रंट वॉर? असल में जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इंडिया को जब कभी वॉर होगी तो चाइना से तो लड़नी होगी, और चाइना से अगर हमें वॉर लड़नी है तो उसका एक चेला भी यहाँ पे है, क्या नाम है उसका? पाकिस्तान। तो इन दोनों से हमें वॉर लड़नी होगी उस टाइम पे। तो उस टाइम के लिए हमने अभी अभी अपने जो एम्यूनिशन है उसको 15 डेज के लिए बढ़ा लिया है। 15 डेज के लिए हमने बेहतरीन एम्यूनिशन बढ़ाया अपना, ताकि इंटेंस वॉर लड़ सकें हम 15 डेज के लिए। हमने वेपन्स रख लिए पूरे के पूरी। अब आप कहेंगे 15 डेज में ही वॉर ओवर हो जाएगी। देखिए, 15 डेज में वॉर ओपन नहीं होगी, लेकिन 15 डेज के लिए हम टफ कंपटीशन दे सकते हैं। बीच में क्या पता चाइना आ जाए, वर्ल्ड लीडर्स आ जाए उस बीच में। तो हमें अपनी अब मिलिट्री को अपग्रेड करना होगा, और कुछ एग्रेसिव एक्शन लेने अब स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें। गलवान इंसिडेंट हो गया, कुछ ना कुछ हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर हमारी धरती घेरते जा रहे हैं और हम कुछ कर पा नहीं पा रहे। इन्होंने नेपाल हमसे छीन रहे हैं धीरे धीरे। नेपाल ग्रिप से निकल चुका है इंडिया की, आपको पता चला होगा रिसेंट न्यूज़ से। तो कुछ एग्रेसिव एक्शन जब हम लेना शुरू होंगे, हम उठा सकते हैं। कहाँ का मुद्दा उठा सकते हैं हम बताइए? हम उठा सकते हैं मंगोलिया का मुद्दा उठा सकते हैं, तिब्बत का मुद्दा हम उठा सकते हैं, हांगकांग का मुद्दा, ये तो तगड़ा ही है, इसके बारे में तो आप पक्का कहेंगे। हांगकांग का मुद्दा हम उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ताइवान। ताइवान तो इनका मेन दुश्मन है, उसके बारे में तो हमें कहना ही होगा। ताइवान की इनसे मेन दुश्मन है, और ताइवान चाहता है कि इंडिया उनके बारे में कहे, मंगोलिया भी यही चाहता है, पर इंडिया नहीं कहता। ये एग्रेसिव एक्शन लेना शुरू करेंगे तभी ये सोचेंगे कि हम एग्रेसिव हैं, और तभी ये थोड़ा बहुत करेंगे। और भाई वेपन सेक्टर में हमें सेल्फ डिपेंड होना होगा। सबसे लास्ट पॉइंट मैं यही कहूँगा कि वेपन सेक्टर में हमें सेल्फ डिपेंड होगा। हमें ये नहीं हम रशिया पे डिपेंड है या हम USA पे डिपेंड है। भाई देखिए, अगर वॉर चल रही है तो आप वॉर में ये नहीं कह सकते किस टाइम पे कौन सा कंट्री किस साइड चला जाए। तो अगर मान के चलिए हमारा अभी वेपन एक्सपोर्टर है अमेरिका और US, मेन वेपन एक्सपोर्टर हम मान के चलते हैं फ्यूचर के लिए, तो अगर उन दोनों ने मना कर दी उस टाइम पे तो हम क्या करें? हम तो गिर जाएंगे। हमारे पास वेपन्स नहीं हुए, मैन पावर क्या घंटा कुछ उखाड़ेगी उस टाइम पे, तो हम हार जाएंगे। तो भाई अपने आप डिपेंड होना होगा। हालांकि DRDO ने काफ़ी ज़्यादा इस साल मिसाइल टेस्टिंग की और काफ़ी ज़्यादा इस बारे में स्टेप्स भी लिए हैं, लेकिन हमें और अच्छा करना होगा। अभी हमने सबसे जो कि है चीपेस्ट आर्मर्ड बनाए हैं, चीपेस्ट हमने जो हमारा हेलमेट वो बनाया, हमें उनको प्रोडक्ट करना होगा। एक्सपोर्ट से पहले हमें अपनी आर्मी को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो यार व्यूज़ भी दे दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।